वेलकम स्टूडेंट्स टू माय क्लास। आज का हमारा चैप्टर है साइंस से लेसन 1 है और जो लेसन का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। हिंदी में इसका नाम होता है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। स्टूडेंट्स तो आप समझिए, जो भी कोई रासायनिक जो हमारी अभिक्रिया, कोई भी अगर अभिक्रिया होती है तो ध्यान रखिए उसे बनने के लिए एक प्रॉपर इक्वेशन की जरूरत होती है, जिससे कि हमें पता चलता है कि उसके अंदर कौन कौन से सब्सटेंस और कौन कौन सी चीज़ें हमारे उसके अंदर यूज़ हुई हैं बनने के लिए, और फाइनली हमारा प्रोडक्ट क्या बना है। तो स्टूडेंट्स आज हम इसके अंदर यही पढ़ेंगे। फर्स्टली व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन होती क्या है, देखिए, इट इज ए प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस फॉर्म्ड न्यू सब्सटेंस। यानी कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, जब एक से ज्यादा जो हमारे रिएक्टेंट जो होते हैं, यानी कि जो तत्व जो हमारी रिएक्शन के अंदर पार्ट प्ले कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं, और वो कोई एक नया सब्सटेंस बनाते हैं, तो ये क्या होता है, केमिकल रिएक्शन। यानी रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा ही जो दो तत्व होते हैं वो एक नया सब्सटेंस, नया तत्व हमारा बना देते हैं। जैसे बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, जैसे कि अगर हम देखें, जैसे दूध से जो हमारा दही जो बनता है, कर्ड जो बनता है, तो वो भी क्या है, एक तरीके की रिएक्शन है। अब देखिए, हमारा जो दूध के अंदर हमने उसके अंदर जो भी खट्टा बोलते हैं, जो भी चीज़ बोलते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है उसे, तो हम या जामन भी बोल देते हैं उसे। वो उसमें लगाने के बाद में मिल्क जो होता है, देखिए जैसे जो मिल्क होता है हमारा, उसके अंदर हमने खट्टा लगाया और उसके बाद में क्या होगा, हमारा दही बन के तैयार हो जाता है। तो यानी कि देखिए, ये जो हमारी चीज थी, मिल्क जो था, उससे टोटली डिफरेंट विद द न्यू प्रॉपर्टी, एक नई प्रॉपर्टी के साथ हमारा क्या बन के तैयार हो गया, हमारा दही बन के हमारा तैयार हो गया। ठीक है, तो ये भी एक तरीके से केमिकल रिएक्शन है। आगे हम और इसमें पढ़ेंगे। अच्छा, एक चीज का हमेशा ध्यान रखिए, इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड बाय फिजिकल मेथड। यानी कि फिजिकल मेथड से ऐसा नहीं है कि हम वापस कर्ड से, ऐसा हो सकता है कि हम दही से वापस दूध बना दें, नहीं हो सकता ना ऐसा। तो ये क्या है, यानी किसी भी मेथड से, यानी खासकर फिजिकल मेथड से क्या हो सकता है, हम वापस अपना जो प्रोडक्ट जो बनता है उससे हम वापस रिएक्टेंट नहीं बना सकते उससे। अच्छा, अब हमारे जो केमिकल रिएक्शन के उसके टाइप्स की, उसके अंदर जो इन्वॉल्व्स क्या क्या चीज़ें उसके अंदर हो सकती हैं। सबसे पहले क्या होता है, अगर जो केमिकल रिएक्शन के अंदर कोई भी चीज़ बनती है, चेंज इन स्टेट्स, जो भी हमारा प्रोडक्ट जो भी हमारा बनेगा उसका जो स्टेट्स है वो चेंज हो सकता है। यानी ऐसा भी हो सकता है कि हमने दो लिक्विड या हमने किसी लिक्विड की हमने रिएक्शन कराई हो और जो हमारा प्रोडक्ट जो बन के आया उसका स्टेट चेंज हो जाए। इट मीन्स या तो वो लिक्विड से सॉलिड में चेंज हो जाए, ऐसा भी हो सकता है कि वो गैस के अंदर चेंज हो जाए। तो उसका स्टेट्स जो है, यानी उसकी अवस्था जो है वो चेंज होने के चांस रहते हैं। हो सकता है कि चेंज हो जाए, और ना भी हो तो भी कोई बात नहीं है, बट मे बी पॉसिबल के चेंज हो सकता है। अच्छा, फिर क्या है, चेंज इन कलर, कलर भी चेंज हो सकता है उसका। ऐसा नहीं है कि अगर मान लिया हमने कोई चीज़ ली है और उसका कलर चेंज नहीं हो सकता है जो हमने रिएक्टेंट जो हमने उसके अंदर जो यूज़ करे हैं उनसे जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट जो बना है उसका कलर अपने रिएक्टेंट से थोड़ा चेंज होके आए। तो हमारे दो पॉइंट क्लियर हो गए। फिर है चेंज इन टेम्परेचर, जो हमारा रिएक्टेंट जो हमने यूज़ किया है, जो भी हमने केमिकल रिएक्शन बनाने के लिए जो है, जो भी उसका प्रोसेस करने के लिए जो भी हमने पार्ट प्ले जो उसके अंदर रिएक्टेंट जो कर रहे हैं, जब केमिकल रिएक्शन होगी तो उसका जो है टेम्परेचर बढ़ भी सकता है और टेम्परेचर घट भी सकता है। मेनली क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो टेम्परेचर भी इस पर इफेक्ट करेगा। अच्छा, फिर है एवोल्यूशन ऑफ गैस। गैस की एवोल्यूशन से मतलब क्या है, गैस उत्पन्न हो सकती है, गैस बन भी सकती है। हमने कोई दो रिएक्टेंट आपस में उनकी कराई, रिएक्शन कराई, और उसके बाद में क्या हुआ, जो गैस होगी वो रिलीज होगी। अच्छा, ये गैस रिलीज होने वाली ये चीज़ें जो हैं, ये आगे वाली रिएक्शंस जो भी होंगी, मैं उनके अंदर आपका ये टॉपिक या ये चीज़ जो है मैं आपके क्लियर करा दूंगा। तो आपके समझ में आया केमिकल रिएक्शन क्या है। इट इज़ ए प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस फॉर्म इन न्यू सब्सटेंस। अच्छा, सबसे पहले ये इसका नोट है, मेन पॉइंट है, इट कैन नॉट बी रिवर्स बाय द फिजिकल मेथड। और जो हमारे केमिकल रिएक्शन जो होती है उसके अंदर हमारे कुछ पार्ट जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं वो हमने यहाँ पर आपको बता दिए हैं। अब तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट जो है इसके अंदर सम एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन इन डेली लाइफ। तो जो केमिकल रिएक्शंस जो होती हैं हमारी डेली लाइफ के अंदर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं, क्योंकि हमारी डेली लाइफ के अंदर बहुत सारी रिएक्शंस होती रहती हैं। ठीक है, कौन कौन सी होती हैं, सबसे पहले है रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन होता है श्वसन, यानी कि जब हम सांस लेते हैं तो उसके अंदर भी एक केमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी के अंदर हो रही होती है। ठीक है,
रेस्पिरेशन, दूसरी है फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। अच्छा, हम डेली लाइफ के अंदर, अभी मैंने आपको दही वाला बताया था, कर्ड वाला जो बताया था केमिकल रिएक्शन, कि बहुत सारी केमिकल रिएक्शन ऐसी होती हैं जिन्हें हम नोटिस नहीं करते बट वो केमिकल रिएक्शन हो रही होती हैं। भाई दूध से दही का जमना, दूध जो होता है बिकम क्या हो जाता है हमारा, द कर्ड बन जाता है, दही बन जाता है। तो ये भी एक प्रकार की हमारी रासायनिक समीकरण है, इट्स अ पार्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस। अच्छा, थर्ड है हमारा डाइजेशन ऑफ फूड। जो हमारा डाइजेशन ऑफ फूड, खाना, अगर हम खाना खाते हैं तो होता क्या है कि हमारे इंटेस्टाइन या हमारे पेट के स्टमक के अंदर क्या होता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं, डाइजेस्टिव केमिकल्स बोलते हैं उन्हें। आगे जब चैप्टर आपका बायोलॉजी का मैं कराऊंगा उसके अंदर आपको क्लियर कर दूंगा। तो कुछ केमिकल्स होते हैं, कुछ एंजाइम्स होते हैं जो हमारे जो खाना जो होता है सॉलिड फॉर्म में हम खाते हैं उसे, और उसे क्या करता है वो डाइजेस्ट करने के बाद में उसे ब्रेक डाउन करता है, उससे एनर्जी रिलीज होती है जो हमारी बॉडी को काम करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है। बहुत सारे कामों में हम उस एनर्जी का यूज़ करते हैं। और वो किस वजह से होता है, डाइजेशन जो फूड होता है वो भी क्या है, एक प्रकार की केमिकल रिएक्शंस होती है जो हमारे स्टमक के अंदर यानी हमारे पेट के अंदर, हमारे इंटेस्टाइन्स के अंदर केमिकल्स के थ्रू जो होता है, सॉलिड फूड जो होता है वो ब्रेक डाउन होने के बाद में एक केमिकल रिएक्शन के थ्रू हमें एनर्जी देता है। अच्छा, डी, फोर्थ जो पॉइंट है, फोर्थ जो हम अपनी जनरल लाइफ के अंदर देखते हैं केमिकल रिएक्शन कौन सी होती है, कौन सी होती है, रस्टिंग ऑफ फूड, नहीं सॉरी, आयरन। यानी कि हमने देखा कि कोई भी अगर हम फ्रेश पीस ऑफ आयरन अगर हम लेके आते हैं, कोई भी हमारा लोहे का टुकड़ा है वो एकदम फ्रेश है, अगर हमने मार्केट से परचेज कराया, हमारे पास में घर पे ही कोई फ्रेश है। अच्छा, उसे हम देखते हैं बारिश के मौसम में, अगर हम उसे कहीं खुली हवा में रख देते हैं, थोड़ी नमी पाने के बाद में, मॉइस्चर पाने के बाद में क्या होता है, वो ब्राउनिश सा हो जाता है, यानी उसके ऊपर क्या हो जाता है, जंग लग जाती है, जिसे हम बोलते हैं क्या हो जाता है, जंग लग जाता है उसके अंदर। तो वो क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन। वो भी क्यों होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि जो मॉइस्चर जो होता है, नमी जो होती है वो हमारे उसके साथ में आयरन के साथ में रिएक्शन करती है, यानी जो नमी जो होती है वो हमारी वाटर फॉर्म में होती है, जब वो उससे आयरन से रिएक्शन करती है तो क्या होता है, उसमें काई लग जाती है, यानी कि रस्टिंग ऑफ आयरन। ये भी जो होता है वो एक केमिकल रिएक्शंस होती है जिसकी वजह से उसे जंग लग जाती है। अच्छा, फिफ्थ पॉइंट है हमारा कुकिंग ऑफ फूड। कुकिंग ऑफ फूड, जो हम खाना जो बना रहे होते हैं, जो भी हमारे घर में जो खाना जो जनरली जो बनता है वो भी क्या है, एक प्रकार की केमिकल रिएक्शन होती है जिसके द्वारा क्या होता है, जो हमारा खाना जो होता है, रॉ मटेरियल जो होता है वो कुक होने के बाद में इजी टू डाइजेस्ट हो जाता है और उसका टेस्ट भी बढ़ जाता है। तो ये सब किस वजह से होता है, ये भी हमारा केमिकल रिएक्शंस होती है उसकी वजह से होता है। अच्छा, एक और केमिकल रिएक्शन है जो हम देखते हैं जनरली, टर्निंग ब्राउन द फ्रेश कट एप्पल इन एयर। अगर हम खुली हवा के अंदर, आपने देखा होगा हमने एप्पल लिया, उसे कट करा और थोड़े समय के लिए हमने उसे हवा में ऐसे ही रख दिया, तो उसके बाद क्या होता है, वो एप्पल जो होता है वो ब्राउन कलर का होने लगता है। देखते हो थोड़ा सा कुछ ब्राउनिश सा कलर उसका चेंज होने लगता है। ये किस वजह से होता है, क्योंकि जो एप्पल के अंदर जो होता है, एप्पल जो होता है कार्बोहाइड्रेट जो होती है वो रिएक्शन करने लगती है एयर से, और मेन जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट की वजह से ही जो होता है आपका एप्पल जो होता है वो ब्राउन पड़ने लगता है। ऐसा सिर्फ एप्पल में नहीं होता, आप जनरली देखा होगा, आप अगर पोटैटो कट करते हो, पोटैटो के अंदर भी होता है, और अगर आप बैंगन जो होता है आपका ब्रिंजल, उसे भी अगर आप काटते हो तो उसके अंदर भी क्या होता है, ये सेम प्रोसेस होता है। इसीलिए नहीं क्या करते हैं, आपने देखा होगा घरों के अंदर अगर सब्जियां जो काटी जाती हैं, सब्जी जैसे आलू काटा या हमने बैगन वगैरह काटा, अगर उसे हमें थोड़ी देर बाद अगर उसे कुक करना है तो हमें क्या करना पड़ता है, उसे काटने के बाद में उसे पानी के अंदर हमें डालना होता है। एक बाउल सी ली और उसके अंदर पानी के अंदर जो डाल देते हैं, वो इसीलिए डालते हैं जिससे क्या हो जाता है, ये जो होता है हमारी सब्जी जो होती है वो ब्राउन कलर की नहीं पड़ती है। ठीक है, क्लियर है आपके टॉपिक। तो स्टूडेंट्स, हमारा इस चैप्टर का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, हमारा जो केमिकल रिएक्शन जो होती है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, इनके बिना बिल्कुल अधूरी होती है। तो बताते हैं कि रिएक्टेंट आखिर होता क्या है। रिएक्टेंट को हिंदी में बोलते हैं अभिकारक और प्रोडक्ट को बोलते हैं उत्पाद, यानी रिएक्टेंट। ध्यान दीजिए, रिएक्टेंट का मतलब है जो रिएक्शन के अंदर रिएक्ट कर रहे हैं, यानी जो रिएक्शन है उसके अंदर जो भी हमारे पार्ट इन्वॉल्व हो रहे हैं उन्हें क्या बोलते हैं, अभिकारक या रिएक्टेंट। और जो फाइनल प्रोडक्ट बनके जो तैयार हो जाता है, जो नया हमारा प्रोडक्ट बनता है, उसे क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट या उत्पाद। समझिए कैसे। रिएक्टेंट, इन ए केमिकल रिएक्शन रिएक्टेंट इज ए सब्सटेंस दैट हु टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के अंदर, केमिकल रिएक्शन के अंदर जो भी हमारे सब्सटेंस पार्ट प्ले करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम,
रिएक्टेंट, जो भी हमारे, ध्यान दीजिए, जो भी हमारे सब्सटेंस पार्ट प्ले करते हैं, यानी जिनसे कि केमिकल रिएक्शन हो रही है, उन्हें क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट बोलते हैं। अब उसके बाद है हमारा प्रोडक्ट, या हिंदी में से उत्पाद बोलते हैं। उत्पाद देखिए, द न्यू सब्सटेंस, द न्यू केमिकल सब्सटेंस फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्ट। यानी कि केमिकल रिएक्शन के अंदर देखिए, हमारा कोई भी रिएक्टेंट थे, दो कोई भी हमने रिएक्टेंट मिलाए और उसके बाद में एक हमारा नया प्रोडक्ट बन के तैयार हो गया। जैसे देखिए, सी कार्बन प्लस O2, ऑक्सीजन के साथ उसकी रिएक्शन होती है, तब बन के क्या तैयार हो जाती है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के जो है हमारे दोनों सी, ऑक्सीजन और कार्बन दोनों से बिल्कुल चेंज है, एक नया प्रोडक्ट बन के तैयार हुआ, क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसी तरीके से ये क्या हो गया, जो प्रोडक्ट होता है वो नया जो बन के तैयार होता है उसे क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोला जाता है। दोबारा से देख लीजिए, द न्यू केमिकल सब्सटेंस फॉर्म ड्यूरिंग इन द केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्ट। यानी जो भी केमिकल रिएक्शन से, रासायनिक समीकरण के अंदर हमारा नया तत्व, जो नया सब्सटेंस जो बन के तैयार होता है उसे क्या बोलते हैं? हम प्रोडक्ट बोलते हैं। इसे हम इस तरीके से भी दिखा सकते हैं, रिप्रेजेंट एज द फॉलोइंग। देखिए, रिएक्टेंट जो है हमारे कोई भी ए और बी, केमिकल जो हमारी रिएक्शन थी उसके लिए हमने कोई भी हमारे दो सब्सटेंस हमने यूज करे, ए और बी, कोई भी दो ए और बी हो सकते हैं, हम आगे जाके इसे मैं क्लियर कर दूंगा। ए और बी हमारे दो सब्सटेंस है। इसके बाद में हमारे प्रोडक्ट, या तो कोई एक प्रोडक्ट बन जाएगा या ऐसा भी हो सकता है कि एक से ज्यादा प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाए। तो ए और बी क्या है? हमारे रिएक्टेंट हैं। इसके बाद में ये एरो जो है, एरो जो होता है ये हमारे केमिकल रिएक्शन की दिशा को दिखा रहा होता है, उसकी डायरेक्शन को बता रहा होता है कि ए और बी से क्या बन गया? सी और डी, ये हमारे प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाएंगे। ये एक हमारा डेमो था हमारे समझने के लिए। आगे जो रिएक्शन मैं लिखूंगा उसके अंदर आपको पूरा क्लियर करके मैं आपको बता दूंगा। तो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट जो है, हम केमिकल रिएक्शन को अगर हम प्रेजेंट किस तरीके से करते हैं। केमिकल रिएक्शन जो है, देखिए अभी हमने आपको पढ़ाया था बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर। तो अगर हम मैग्नीशियम का जो बर्निंग जो होगी, ध्यान दीजिए, बर्निंग अगर हम किसी चीज़ की करते हैं, बर्निंग अगर हम शो करने चाह रहे हैं, तो हमें बर्निंग के लिए कोई हीट वगैरह रिलीज करने की ज़्यादा जरूरत नहीं होती। सबसे पहले जब बर्निंग जो होती है उसके साथ रिएक्शन किसकी होती है? ऑक्सीजन की होती है। क्योंकि कोई भी चीज़ आप जानते हो, आग जब तक नहीं पकड़ेगी जब तक ऑक्सीजन अगर वहाँ नहीं होगी, तो रिएक्शन में क्या आता है? ऑक्सीजन इन्वॉल्व की जाती है। तो स्टूडेंट, मैग्नीशियम की रिएक्शन हुई ऑक्सीजन के साथ में, यानी बर्निंग हो रही है। तो उसके बाद में देखिए, ये दोनों क्या हैं? दोनों ये जो प्रोडक्ट जो हमारे, ये रिएक्टेंट जो पार्ट जो प्ले कर रहे हैं सब्सटेंस, इन्हें क्या बोलेंगे हम? रिएक्टेंट। क्योंकि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों मिलकर रिएक्ट कर रहे हैं, एक रिएक्शन कर रहे हैं, अभिक्रिया कर रहे हैं, और फाइनल बन के जो हमारा प्रोडक्ट जो हमारा तैयार हुआ है वो क्या बना? हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ध्यान दीजिए, मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ करी, तो इस अभिक्रिया बनने के बाद में ये जो है, ये हमारा एरो जो है ये शो कर रहा है कि जो रिएक्शन है उसकी डायरेक्शन क्या हो रही है। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों सब्सटेंसों ने केमिकल रिएक्शन करी, पार्ट प्ले करा, और जो हमारा प्रोडक्ट क्या बन के तैयार हुआ? हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारा प्रोडक्ट बन के तैयार हो गया। हम इसे इस तरीके से भी प्रेजेंट कर सकते हैं, Mg मैग्नीशियम, ऑक्सीजन को O2 से प्रेजेंट करा और बन के क्या हमारा प्रोडक्ट क्या तैयार हुआ? MgO। स्टूडेंट्स, अभी ये रिएक्शन जो है ये बैलेंस रिएक्शन नहीं है। जब कोई रिएक्शन बैलेंस नहीं होती तो उसे हम स्केलेटन रिएक्शन या इक्वेशन बोलते हैं। ये हमारी इक्वेशन जो है ये बैलेंस नहीं है, ये मैं आगे आपको अभी करके बताऊंगा नीचे। अच्छा, तो ये क्या है? ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की क्या है? स्केलेटन इक्वेशन बनी हुई है। तो ये दोनों बन के क्या हो गया आपका? MgO, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। अब क्या होता है? अब ये तो हुआ जो हमारे जो केमिकल जो रिएक्शन के अंदर जो हमारे सब्सटेंस जो हमारे पार्ट प्ले कर रहे थे और जो प्रोडक्ट बन के तैयार हो रहा था। अब इसे बिल्कुल प्रॉपर तरीके से देखिए, जो भी रिएक्शन हुई है, जो भी हमारे सब्सटेंस ने केमिकल इक्वेशन के अंदर पार्ट प्ले करा और फाइनल एक प्रोडक्ट बन के उसका तैयार हो गया। बट इसे एक प्रॉपर वे में हम शो किस तरीके से करेंगे, उसे दिखाएंगे कैसे, उसे हम प्रेजेंट कैसे करेंगे कि ये कौन कौन सी चीज़ जो थी सब्सटेंस, या कौन कौन सी चीज़ों ने क्या क्या इफेक्ट करा, कौन कौन सी चीज़ों ने उसके अंदर यूज़ हुआ, किस किस चीज़ ने उसके अंदर कार्य किया है। तो हम उसे जो प्रेजेंट करते हैं वो किस में करते हैं? केमिकल इक्वेशन के द्वारा। स्टूडेंट ध्यान दिए, होगी केमिकल रिएक्शन, बट प्रेजेंट किसके थ्रू करी जाएगी? एक्सप्रेस किसके थ्रू करी जाएगी? केमिकल इक्वेशन के थ्रू। तो जिस
केमिकल रिएक्शन को हम इक्वेशन के थ्रू जो है हम उसे लिख के हम समझा सकते हैं, हम उसे बता सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, जिसके माध्यम से करते हैं उसे क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशंस। तो देखिए केमिकल इक्वेशन को प्रेजेंट करने के लिए क्या होता है, यहाँ से अगर हमने वर्बली बोल दिया कि जी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों की जो हमारे सब्सटेंस है उन्होंने रिएक्शन करा और रिएक्शन करने के बाद में फाइनल प्रोडक्ट क्या बना दिया हमारा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। बट इसे प्रेजेंट करने के लिए हमें कुछ सिंबल चाहिए होंगे। मैग्नीशियम को किससे प्रेजेंट करेंगे, हम खाली मैग्नीशियम को मैग्नीशियम नहीं लिखेंगे इक्वेशन के अंदर, हम उसमें क्या लिखेंगे कि मैग्नीशियम को किससे प्रेजेंट करते हैं, Mg। तो यानी इसका सिंबल हमें यूज करना पड़ेगा। मैग्नीशियम का सिंबल क्या है आपका, मैग्नीशियम का सिंबल क्या है, Mg। ऑक्सीजन का सिंबल क्या है, O2। दोनों ने रिएक्ट करा और फाइनल प्रोडक्ट क्या बन गया, MgO। अच्छा, और इसके साथ में क्या होता है, हमें इसके साथ में हमें प्रोडक्ट में हमें अपने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अंदर उसका जो भी हम रिएक्टेंट को हम यूज़ कर रहे हैं हम उसके अंदर उसकी स्टेट भी बताते हैं। यानी जो मैग्नीशियम है वो लिक्विड फॉर्म में है, गैस में है या क्या है, ठीक है। तो इसलिए जो मैग्नीशियम जो होता है हमारा वो क्या होता है, हमें सॉलिड फॉर्म के अंदर मिलता है। ऑक्सीजन जो होती है वो हमारी गैस फॉर्म में मिलती है। अच्छा, हम आते हैं द केमिकल इक्वेशन। ए केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंट बाय केमिकल इक्वेशन। जो केमिकल रिएक्शन जो होती है वो केमिकल इक्वेशन के द्वारा रिप्रेजेंट की जाती है, नोट की जाती है। इट इन्वॉल्व यूज द सिंबल ऑफ द सब्सटेंस। जो भी हमारे सब्सटेंस जो उसके अंदर पार्ट प्ले कर रहे हैं तो उसके जो सिंबल्स को यूज किया जाता है ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के भी, एंड मेंशन द फिजिकल स्टेट, और उसके फिजिकल स्टेट को भी हमें बताना पड़ता है। जैसे हमारा मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम क्या है हमारा सॉलिड स्टेट में है, तो हमें इसके अंदर बताना पड़ेगा कि ये क्या है, सॉलिड स्टेट में है। ये ऑक्सीजन क्या है, गैस स्टेट में है, तो ये गैस स्टेट में बन जाएगा। और यहाँ से MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बना है ये भी हमारा सॉलिड स्टेट में बना है, यानी सॉलिड में हमें प्रेजेंट हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, सॉलिड स्टेट में। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, जब केमिकल रिएक्शन के अंदर कहीं पर जब गैस निकलती है, जब गैस जो हमारी फाइनल प्रोडक्ट के अंदर बन के आती है या गैस को हम इन्वॉल्व करते हैं, तो हमें गैस को किससे, ये तो हो गया हमारा सॉलिड, अगर लिक्विड होता तो हम उसे L से प्रेजेंट कर देंगे और गैस जो होगी उसे G से प्रेजेंट करते हैं। बट साथ में जो भी गैस होती है उसके साथ में हम ये एरो ऊपर की तरफ लगा देते हैं। ये हम आगे जब रिएक्शन यूज करेंगे तो उसके अंदर आपको समझा देंगे। अच्छा, हम कम टू द पॉइंट। तो यहां पर क्या हुआ, जो हमारा और एक और होता है सॉलिड लिक्विड गैस, 3 तो स्टेट हो गए, एक चौथी स्टेट भी यूज होती है यहां पर एक्वस। एक्वस को AQ से प्रेजेंट करते हैं। जब हमारी रिएक्शन आएगी तो मैं आपको समझा दूंगा एक्वस क्या होता है। अच्छा, कम टू द पॉइंट। तो यहाँ पर क्या है, देखिए ये मैंने आपको मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की जो रिएक्शन जो हो रही थी, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, ये क्या थी, एक हमारी स्केलेटन इक्वेशन थी। स्केलेटन इक्वेशन थी। यहाँ पर मैं आपको पूरा बैलेंस और प्रॉपर करके दिखाता हूँ। चलो मैं बैलेंस अभी आपके सामने ही आपको करके दिखाऊंगा, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। अच्छा देखिए, यहाँ पर क्या है, हमारी मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है, दोनों ने करने के बाद में रिएक्ट करने के बाद में ये तो रिएक्टेंट थे हमारे, फाइनल प्रोडक्ट क्या बना दिया, MgO। तो स्टूडेंट्स अभी भी ये क्या है, ये हमारी स्केलेटन इक्वेशन है और इसने फाइनल जो प्रोडक्ट जो बना है क्या बना दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन के हमारा तैयार हो गया। बट अब देखिए केमिकल रिएक्शन पूरी कब होगी, पूरी तब होगी, ध्यान दीजिए, जब मैग्नीशियम जो होगा, मैग्नीशियम यानी जो हमारे रिएक्टेंट है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन रिएक्टेंट एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन प्रोडक्ट जो है वो दोनों इक्वल होने चाहिए। यानी रिएक्टेंट के अंदर जितने मॉलिक्यूल जो हमारे सब्सटेंस के जो यूज हो रहे हैं वही हमारे प्रोडक्ट में जाके होंगे। ऐसा नहीं होगा कि दोनों के जो रिएक्टेंट के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अलग हो जाएंगे और प्रोडक्ट के अंदर अलग हो जाएंगे। ये आगे आपको जो आएगी, इससे आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा, वहां पर मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा जब बताऊंगा। अच्छा, हम यहाँ पर आते हैं। देखो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए क्लास, ऑक्सीजन कितनी है, ऑक्सीजन कितने, यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल हैं हमारे ऑक्सीजन के, और यहाँ पर क्या है हमारे ऑक्सीजन, हम ध्यान दें यहाँ पर 1 है हमारा ऑक्सीजन, कितना O कितने यूज हो रहे हैं, A हो रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 2 लगा के इसे बैलेंस कर सकते हैं। बट ध्यान दीजिए, यहाँ पर कभी भी कोई चीज़ हम अपनी तरफ से ऐड नहीं कर सकते, हम सिर्फ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। वरना हम 2 तो वहाँ पे भी लगा देते तो O2 थे तो O2 हो जाते, बट नहीं, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। इन्हें ब्रैकेट में बंद कर दीजिए आप। तो हमने अगर यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई कर दी तो देखिए अब O जो है हमारे, O2 है, ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल है, यहाँ पर 2 यूज हुआ है। अब यहाँ पर ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन की ब्रैकेट के बाद मल्टीप्लाई हो रही है तो कितने, 2, यानी कि ऑक्सीजन हमारे बराबर हो गए। ऑक्सीजन यहाँ पर भी रिएक्टेंट में भी हमारे 2 हैं और हमारे जो प्रोडक्ट के अंदर है ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 हो गए हमारे। बट एक चीज का ध्यान दीजिए, अब हमने ऑक्सीजन तो हमने बराबर कर ली, बट अब यहाँ पर मैग्नीशियम का क्या, मैग्नीशियम तो यहाँ पर 2 हो गए क्योंकि 2 की मल्टीप्लाई हुई है इसके अंदर, तो मैग्नीशियम कितने हो गए, 2। अब यहाँ पर अगर हम मैग्नीशियम देखें तो हमारे यहाँ पर मैग्नीशियम जो है क्या है, 1 मॉलिक्यूल है यहाँ पर। तो इसके लिए क्या करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई हम इसके आगे भी कर देंगे। अब देखिए आप दोनों तरफ जो है हमारे नंबर
ऑफ रिएक्टेंट के अंदर और प्रोडक्ट के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दोनों बराबर हो गए। और मैग्नीशियम कितने थे? 2 थे। मैग्नीशियम कितने हो गए? 2 यूज हो गए। ऑक्सीजन कितने थे? 2 थे। और ऑक्सीजन कितने यूज हो गए? 2 हो गए हमारे। तो इस तरीके से जो करते हैं, ध्यान रखिए, जो सिंपल जो इक्वेशन लिखी जाती है जब ये बैलेंस नहीं होती तो स्टूडेंट्स इसे बोलते हैं स्केलेटन इक्वेशन। क्या बोलते हैं? स्केलेटन इक्वेशन। और जब प्रॉपर दोनों तरफ से उसका जो होता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की दोनों के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जब बराबर कर दिए जाते हैं, बैलेंस कर दिए जाते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं हम? बैलेंस। यानी फिर जाके हमारी बनती है प्रॉपर इक्वेशन, बैलेंस इक्वेशन। और इससे आगे अब आपका टॉपिक चलेगा बैलेंस इक्वेशन, वो भी मैं आपको और ढंग से अच्छे से एक्सप्लेन उससे आगे मैं भी आपको करके बता दूंगा। तो स्टूडेंट समझ आया आपको? एक बार आप दोबारा से देख सकते हैं। हमने जो केमिकल रिएक्शन को जो एक्सप्रेस जो हम कर रहे थे उसे करने का क्या हमारा तरीका होता है? एक हम इक्वेशन को लिख के बताते हैं। तो बर्निंग ऑफ द मैग्नीशियम रिबन इन एयर, तो हमने क्या करा है? मैग्नीशियम को जो है हमने उसे बर्न किया है। तो उसे हम अगर बर्न करते हैं तो उसे प्रेजेंट किस तरीके से करेंगे? प्रेजेंट किस तरीके से करेंगे? मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, और जो हमारे ये दोनों क्या है? ये हमारे रिएक्टेंट है। और हमारा प्रोडक्ट क्या बन के तैयार हो गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारा प्रोडक्ट बन के तैयार हो गया। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हो गए। अब यहाँ से क्या होता है? हम उसे प्रेजेंट किस तरीके से करेंगे? हमने दोनों के सिंबल लिख दिए। Mg मैग्नीशियम का सिंबल हो गया Mg, ऑक्सीजन का O हो गया, और जो हमारा प्रोडक्ट जो बनके तैयार हुआ वो क्या हो गया? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया। हमने इनके स्टेट्स भी इसके आगे लिख दिए कि कौन से, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो हमारा सॉलिड स्टेट में मिला है हमें, मैग्नीशियम जो है वो भी सॉलिड स्टेट में है, और जो ऑक्सीजन जो है वो तो हम जानते हैं कि ऑक्सीजन तो एक गैस है, तो उसका स्टेट क्या है? गैस स्टेट है। अब आते हैं, जब हम ये सारा जो ताम तमूरा जो भी हमारा हुआ, इसे हम प्रेजेंट किस तरीके से करेंगे? जो केमिकल रिएक्शन जो होती है उसे प्रेजेंट करने का जो तरीका होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशंस बोलते हैं। ध्यान दीजिए, जो रिएक्शन जो थी उसे जो हम रिप्रेजेंट जो करेंगे या प्रेजेंट जो करेंगे उसे इक्वेशन की फॉर्म में, उसे ही क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। ए केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंट बाय द इक्वेशन कैन बी इंक्लूड ऑफ द सिंबल ऑफ द सब्सटेंस एंड रिएक्टेंट ऑफ द प्रोडक्ट। तो यानी कि जो इनके सब्सटेंस वगैरह जो भी हमने यूज कर रहे हैं रिएक्टेंट के अंदर, उनके सिंबल्स को और उनके स्टेट्स के द्वारा एक रिएक्शन प्रॉपर वे में लिख के जो हमें प्रेजेंट करी जाएगी उसे क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट क्या है हमारा? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, यानी कि हम जो केमिकल इक्वेशन जो होती है हम अगर वैसे ही लिख देते हैं और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो होते हैं अगर हमारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, अगर दोनों बैलेंस नहीं होते, दोनों अगर बराबर नहीं होते, तो हम उन इक्वेशंस को क्या बोलते हैं? स्केलेटन इक्वेशंस बोलते हैं। बट जब उन्हें बराबर कर लेते हैं तब जाके वो हमारी प्रॉपर केमिकल इक्वेशन बनती है। बट क्वेश्चन उठता है, द क्वेश्चन राइजेज हाउ टू बैलेंस द इक्वेशन, तो वो हम देखते हैं। देखिए नोट, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, मास कैन नाइदर बी क्रिएट और नाइदर बी डिस्ट्रॉयड इन केमिकल इक्वेशन। यानी कि अगर जो हमारी केमिकल इक्वेशन होगी, ना तो उसके अंदर जो उसका मॉस होगा यानी कि द्रव्यमान जो होगा वो ना तो डिस्ट्रॉय होगा और ना ही क्रिएट होगा। जितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, इसीलिए क्या होता है? बैलेंस इक्वेशन होती ही इसलिए जरूरी है, इसीलिए हमारे दोनों तरफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दोनों के अंदर मॉलिक्यूल बराबर ही इसलिए करे जाते हैं, क्योंकि अगर कोई भी केमिकल इक्वेशन होती है, मैं आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल बताता हूँ। अगर आपने कोई भी दो चीज़ें ली, सपोज अगर आप किसी भी चीज़ का मिक्सचर बना रहे हो, ठीक है, किसी भी चीज़ का अगर आप मिक्सचर बना रहे हो, सपोज एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, अगर आप चाय बना रहे हो, ठीक है, या आप अगर दूध लेते हो, दूध के अंदर आपने कोई चीज़ 1 लीटर लिया, दूध लिया और उसके अंदर 1 लीटर ही आपने अगर पानी मिला दिया। पानी मिलाने के बाद में माना कि वहाँ पर कोई बहुत बड़ी केमिकल रिएक्शन नहीं हुई, पर आप एक चीज़ का ध्यान दीजिए, तो दोनों रिएक्टेंट तो हो गए हमारे दोनों चीज़ें, और जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट जो हमारा बन के तैयार हो रहा है, फाइनल जो हमारा प्रोडक्ट जो बन के जो हमारा तैयार हो रहा है, उसका भी मास जो होगा, उसका द्रव्यमान दोनों का बराबर होगा। यानी 1 लीटर जो हमारा रिएक्टेंट जो हम यूज़ कर रहे हैं, 1 लीटर मिल्क और 1 लीटर जो हमने वाटर मिला, टोटल मिला के जो भी हमारा प्रोडक्ट जो बनेगा वो कितना हो जाएगा? 2 लीटर। यानी कि जो रिएक्शन के अंदर जो हमारा मास जो है वो ना तो क्रिएट हुआ, ना तो 2 लीटर से ज़्यादा हुआ। ऐसा नहीं होगा ये 3 लीटर्स हो गया हो, क्योंकि अपने आप में क्रिएट नहीं होगा और ना ही अपने आप में इक्वेशन के अंदर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। पॉइंट को समझिए आप, ठीक है। ये मैंने आपको बेसिकली वैसे ही एग्जांपल बताया था जो आपके लिए इजी टू अंडरस्टैंड हो जाता। अच्छा, अब आते हैं हम हाउ टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन।
जैसा कि मैंने आपको बता दिया, मास कैन बी नाइदर बी क्रिएट, यानी केमिकल रिएक्शन के अंदर ना तो जो उसका जो मास होगा वो बढ़ जाएगा मास, और ना ही नेवर टू बी डिस्ट्रॉय इन केमिकल रिएक्शन, ना ही उसका जो वेट जो हो जाएगा यानी उसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है ना ही वो बढ़ जाएंगे और ना ही वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। इसीलिए जो हमारी केमिकल इक्वेशन के अंदर जो होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दोनों तरफ रिएक्टेंट एंड द साइड ऑफ द प्रोडक्ट इज इक्वल। सो आते हैं एन इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम ऑफ द ईच एलिमेंट ऑन द बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल, यानी कि जो हमारा एटम्स जो होते हैं, एलिमेंट्स के एटम जो होते हैं इक्वेशन के अंदर, वो हमेशा जो होते हैं दोनों तरफ, देखिए यहां से देखिए Fe और H2O है, यहां से मिलने के बाद में हमारा ये हमारा प्रोडक्ट बन गया और ये हमारा क्या बन गया, हमारी ये H2 गैस है। तो यहां पे अगर हम देखें तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट जो होंगे, नंबर ऑफ एटम जो होंगे वो दोनों तरफ जो होते हैं हमारे वो बराबर होने चाहिए, ठीक है। बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल इज नोन एज द बैलेंस इक्वेशन, जब दोनों तरफ के हमारे नंबर ऑफ एटम जो होंगे, नंबर ऑफ प्रोडक्ट के जो हमारे एटम होंगे, यानी कि हमारे किसके हो जाएंगे, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दोनों के जो एटम होते हैं वो दोनों बिल्कुल बराबर होने चाहिए, बैलेंस होने चाहिए। अच्छा, अगर वो बैलेंस नहीं होते और हम बिना बैलेंस करे ही अगर प्रेजेंट करके रख देते हैं, जैसे आप इसमें देखिए हमने Fe लिख दिया, जो हमारी Fe की जो अभिक्रिया जो हुई है, जो रिएक्शन जो हुई है वो किससे हुई, H2O से हुई है, और इसके बाद में हमारे प्रोडक्ट बन के हमारे तैयार हो गए। बट अगर हम यहाँ पर हम देखें तो हमारे ये नंबर ऑफ एटम जो हैं, हमारे जो मॉलिक्यूल के जो हैं, ये आपस में बैलेंस नहीं है। आप देखिए हाइड्रोजन 2 है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, बिल्कुल ठीक है। 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, बट देयर इज 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, ये बैलेंस नहीं है। जब इक्वेशन के नंबर ऑफ एटम जो होते हैं बराबर नहीं होते, इक्वल नहीं होते, तो हम उसे क्या बोलते हैं, स्केलेटन इक्वेशन बोलते हैं, जैसा कि मैं आपको पहले भी इक्वेशंस में मैं आपको बता चुका हूं। अब बात आती है कि इन्हें बैलेंस कैसे करते हैं, तो मैं आपको यहां पर नीचे जो मैंने इक्वेशन लिखी है इसके अंदर मैं आपको सिखाता हूं कि बैलेंस आखिर करते कैसे हैं। सबसे पहले इसका बैलेंस करने का कोई प्रॉपर कोई फॉर्मूला नहीं होता स्टूडेंट्स, इसके लिए क्या करना पड़ता है, एक हमें हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करते हैं। हिट एंड ट्रायल यानी हम अप्लाई करके देखते हैं, अगर वो बराबर हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना हम कुछ दूसरा अप्लाई करेंगे। देखिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं, हम अगर इसे हम बराबर करना हम स्टार्ट करते हैं, हम क्योंकि ये केमिकल इक्वेशन कर रहे हैं तो चलो पहले हम इसे कर लेते हैं, फिर इसके बाद में इनका स्टेट हम इसमें बताएंगे। अच्छा, यहाँ से शुरू करते हैं। H2 हाइड्रोजन कितनी है, 2 मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन कितनी है, यहाँ से 2 मॉलिक्यूल है। एटम कितने हैं उसके, 2 हैं, बिल्कुल ठीक है 2 हैं। अब बात करते हैं हम ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ पर देखिए O कितने हैं 4, यहाँ पर O कितने हैं 1। हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें ऑक्सीजन देखिए, हम यहाँ नहीं लिखेंगे अपनी तरफ से, ये तो अपने एटम जो होते हैं इसके केमिकल इक्वेशन के होते हैं, हम सिर्फ आगे ऐड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 हैं। बट अगर हम यहाँ देखें, देखो ऑक्सीजन कितने हैं 4, तो हम यहाँ पर 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे, और 4 की जो मल्टीप्लाई होगी वो ध्यान दीजिए ये दोनों के अंदर होगी, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों के अंदर मल्टीप्लाई होगी। अब यहाँ से आप ध्यान दीजिए, ऑक्सीजन तो हो गए हमारे 4, 4 की इसमें मल्टीप्लाई होगी। बट एक चीज का ध्यान दीजिए, अब हमारे हाइड्रोजन कितने हैं, 2 × 4, हाइड्रोजन कितने हो गए, एटम हो गए यहाँ पर 8, हाइड्रोजन के एटम कितने हो गए 8, और यहाँ पर कितने थे, हमारे 2 थे। यहाँ पे सिर्फ हमारे पास में देते हैं हाइड्रोजन के एटम कितने थे, 2 थे। तो अब हमें 2 को 8 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी जो है इसके अंदर भी हमें 4 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 4 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब ध्यान दीजिए 4 × 2 हाइड्रोजन के एटम कितने हो गए, 8 हो गए। मैं एक काम करता हूँ, मैं एक आपकी बेसिकली आपके लिए एक टेबल और बना देता हूँ जिससे आप बहुत अच्छे से समझोगे। ये आ गया हमारे एलिमेंट, ये आ गया हमारा रिएक्टेंट, और यहाँ हो गया हमारा प्रोडक्ट। तो स्टूडेंट्स हमारे यहाँ से क्या था, सबसे पहले हम बात कर रहे थे ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन यहाँ पर कितने थे हमारे, ऑक्सीजन अगर हम दोनों तरफ देखें रिएक्टेंट साइड में कितने थे, पहले थे हमारे पास 1 था, और यहाँ पर कितने थे हमारे ऑक्सीजन कितने थे, 4 थे। अब हमें ये दोनों बराबर करने थे, तो हमने क्या करा, रिएक्टेंट साइड के अंदर 4 की मल्टीप्लाई कर दी, हमने कर दी 4 की मल्टीप्लाई, और ये कितने हो गए, 4 हो गए हमारे। अब देखिए ऑक्सीजन हमारे यहाँ से पहले कितने रिएक्टेंट साइड पे 4 हैं, तो देखो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है हमारे दोनों के अंदर हमारे जो हैं ऑक्सीजन कितने हो गए, 4 हो गए। अब बात करते हैं हम दूसरा, क्या हमें बैलेंस क्या करना है, हाइड्रोजन H2 यानी H को हमें करना है। देखिए हमारे रिएक्टेंट साइड में कितने थे, यहाँ पर हमें दिए थे, जब तक हमने 4 की मल्टीप्लाई नहीं करी थी तो हमारे 2 थे, यहाँ पर H कितने थे, 2 थे। अच्छा, और यहाँ पर भी H कितने थे, हमारे 2 थे, बिल्कुल 2 ही थे।
2 हमें गिवन थे। बट जब हमने इसे बैलेंस करना, जब हमने ऑक्सीजन को बैलेंस करा तो हमारे हाइड्रोजन जो थे, H जो थे, वो कितने हो गए थे, हमने 4 की मल्टीप्लाई करने पर 8 हो गए थे। तो हमें अपने प्रोडक्ट की साइड पे भी हमें 4 की मल्टीप्लाई करनी पड़ी, हमें 4 की मल्टीप्लाई करनी पड़ी, तो ये भी दोनों 8 हो गए। अब हम यहाँ से देखें H कितने हैं, 4 2 जा 8 हैं, और यहाँ पे भी कितने हैं, 4 2 जा 8, हमारे ये दोनों बराबर हो गए। बिल्कुल ठीक है, यानी हमारा यहाँ तक का बिल्कुल ठीक हो गया। अब बात आती है कि हमारे फेरस का क्या हुआ, Fe का क्या होगा। अब हम यहाँ से देखें Fe कितने हैं हमारे, Fe के यहाँ पर मॉलिक्यूल कितने हैं, हमारे एटम कितने, 3 एटम हैं, और यहाँ पर हमारे पास कितने हैं, यहाँ पे हमारा 1 एटम है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पे अगर हम 3 की मल्टीप्लाई कर दें, कितने की मल्टीप्लाई कर दी हमने, 3 की मल्टीप्लाई। स्टूडेंट देखिए, अब हमने कर दी यहाँ पर 3 की, तो हमारे Fe जो हैं, Fe कितने हो गए, फेरस कितना हो गया हमारा 3, और Fe हो गए हमारे 3। अच्छा, अब हम एक बार चेक कर लेते हैं, चलो पहले हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं, हमारा Fe कितने हो गए, Fe जो है हमारे रिएक्टेंट साइड पे कितना था, 1 थे, हमने उसमें 3 की मल्टीप्लाई करी, अब जाके हमारे 3 बन गए, और प्रोडक्ट पे कितने हैं, पहले से हमें कितने दिए हुए हैं, 3 दिए हुए हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, एक बार हम चेक कर लेते हैं कि हमारी पूरी इक्वेशन बनी कि नहीं बनी। Fe कितने हैं हमारे, Fe देखो 3 हैं, यहाँ पे कितने हैं, 3 हैं, Fe हमारा हो चुका। हाइड्रोजन कितने हैं, 8 हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, 8 हैं, ये भी हो चुका। ऑक्सीजन कितने हैं, 4 है, ऑक्सीजन कितने हैं, 4 है। इट मीन्स देखिए, अब हमारे रिएक्टेंट साइड जो है, रिएक्टेंट साइड के जो है नंबर ऑफ एटम है वो भी हमारे बैलेंस हो गए हैं हमारे प्रोडक्ट साइड से, हमारे नंबर ऑफ एटम क्या है, पूरे बैलेंस हो गए हमारे। तो यही चीज़ होती है कि हमारी जो इक्वेशन जो होती है हम उसे बैलेंस कैसे करते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड। अच्छा स्टूडेंट, अब इसे पूरा करने के लिए हमें एक और काम करना पड़ेगा, हमें इनकी स्टेट सॉल्व लिखनी पड़ेंगी। तो Fe जो है ये हमें किस स्टेट में मिला है, S, यानी सॉलिड स्टेट में। जो H2O होता है, वाटर जो है, वाटर हमें किस फॉर्म में मिला है, लिक्विड स्टेट में, तो ये क्या हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा। और स्टूडेंट ये FeSO4 ये भी हमारा सॉलिड फॉर्म में मिला है हमें, फेरस ऑक्साइड। अब यहाँ से बात करते हैं, जो हाइड्रोजन है ये क्या है, ये हमें हाइड्रोजन गैस मिली है G, हम इसे स्टेट तो हमने इसका ऐसे प्रेजेंट कर दिया, और गैस को क्या करते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, एरो लगा के डिनोट कर देते हैं। एरो से क्या हो जाता है हम जानते हैं, एरो का मीन्स क्या है, जो भी चीज़ है वो हल्की है, लेस इन वेट है, और वो ऊपर, जैसे गैस ऊपर उड़ जाती है, इसी टाइप से गैस है, ये साइन होता है कि हमारे जो हमें मिला है यहाँ पर वो क्या है, हमारा गैस फॉर्म के अंदर है। तो स्टूडेंट्स समझ आया आपको बैलेंस इक्वेशन कैसे करते हैं। अगर आपको फिर भी समझना है तो आप मुझे, अगर और प्रॉपर इसके लिए मुझे वीडियो बनानी हो तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं इसके लिए आपके एक और वीडियो बना के मैं आपको समझाऊंगा। और सबसे पहले आज क्या है कि आज की हमारी जो वीडियो है वो बहुत लेंथी हो गई होगी, इसीलिए बाकी के जो हमारे इक्वेशंस के पार्ट हैं, टाइप्स ऑफ इक्वेशन जो हैं, हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे कल। जब तक के लिए बाय बाय।